हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि भैया किस तरीके से आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके अंदर तत्व किस तरीके से भरे जाते हैं और क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्लास होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर हम फिर से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो हमारे तत्व होते हैं यानी कि एलिमेंट्स, उनके गुणधर्मों के बारे में। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पर इससे पहले आपने यदि इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, इस क्लास के पहले वाले टॉपिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप जाइए और उन सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जितनी चीजों को हमने डिस्कस किया था, राइट, वो इस क्लास में थोड़ा बहुत काम आने वाला है। और केमिस्ट्री में तो भैया पूरा का पूरा काम आने वाला है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और चलते हैं हम किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार की तरफ, कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों का प्रकार बता सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। क्या आप सारे ब्लॉक्स को इस तरीके से जानते हो? बोलो यस सर। क्योंकि ऐसी कॉलोनी जिसमें बहुत सारे तत्व रहते हैं, एक ऐसी कॉलोनी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, राइट, उस कॉलोनी में बेसिकली हमने 4 अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। जैसे आप लोगों के स्कूल में ब्लॉक्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। ये 4 कलर के तो ब्लॉक होते हैं आपके स्कूल में। नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है। एक दो स्कूल ऐसे होते हैं जिनका अपना अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ऑरेंज डाल देते हैं या तो फिर कोई दूसरे रंग का डाल देते हैं, पर्पल डाल देते हैं, पिंक डाल देते हैं। पर जनरली आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं, राइट, इसमें अलग अलग जो हाउसेस बने होते हैं, उनके यही 4 रंग होते हैं। हरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया और कैसा हो गया आपका? पीला हो गया। बस ऐसा ही 4 ब्लॉक बने होते हैं किसमें? पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका क्या होगा? एफ ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ये सारे के सारे ब्लॉक्स हमने यहां बना रखे हैं। आपको सबके ऐसे ग्रुप भी दिख रहे होंगे। देखो, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, 3 से लेकर 12 तक, 13 से लेकर 18 तक। तो ये सब अपन ने देख लिया था। बोलो यस सर। बात समझ में आई? 1 बाय 1 इन सब के अंदर कौन से तत्व आते हैं, राइट, और 1 बाय 1 इन सब के अंदर कौन से तत्व आते हैं, और बात समझ में आ रही है? और कौन से गुणधर्म होते हैं इन तत्वों के, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। कैसे करेंगे? उससे पहले हम लोग चलेंगे किसके पास में? एक पीरियोडिक टेबल के पास में। बात समझ में आई? तो आपको ये जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, इसको मैं आपके साथ मिलकर फिल करने वाला हूं। बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। देखो, ये एस ब्लॉक है। बोलो यस सर। बेटा, यदि ये एस ब्लॉक है तो इसमें ऊपर से नीचे वाले जो होंगे वो समूह होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और भैया बाएं से दाएं वाले जो होंगे ना, वो आपके क्या होंगे? आवर्त होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पीरियड्स, यानी कि आवर्त। बात समझ में आ गई? चलो 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 चलो। तो ये सारी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखो, पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। बोलो यस सर। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि इस पीरियोडिक टेबल को हम यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भरने में कामयाब हो गए, इस पीरियोडिक टेबल को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भरने में कामयाब हो गए, बात समझ में आ रही है? तो अपने को तो भैया गुणधर्म और सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जानी है? पता हो जानी है। कैसे हो जानी है? ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं भाई ये एस ब्लॉक है, मैं कह रहा हूं इधर वाला एस ब्लॉक है, उधर वाला पी ब्लॉक है, ये पीले कलर का जो है ये आपका डी ब्लॉक है, और ये जो भूरे कलर का दिख रहा है नीचे की तरफ ग्रे कलर का, ये आपका जो है एफ ब्लॉक है। बोलो यस सर। तो एस ब्लॉक देख लिया, पी ब्लॉक देख लिया, डी ब्लॉक देख लिया और एफ ब्लॉक देख लिया। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? मैं सभी आवर्त बनाने वाला हूं और सभी ग्रुप बनाने वाला हूं, क्योंकि अपने को पीरियोडिक टेबल रटना नहीं है। वो जो कक्षा 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में ऐसे ज्ञान दिया जाता है ना कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स रट लो काम चल जाएगा, या 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स रट लो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है।
पहली बात। दूसरी बात ये कि एलिमेंट्स को रटने से कभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसे बहुत ही कम ऐसा होगा कि कोई पूछेगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। ये आपसे कभी रेयरली कोई ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज की क्लास थोड़ी है, तो कोई रेयरली आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ जरा कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। वो तो कार्बन और उसके यौगिक पढ़ते पढ़ते वैसे ही आपके समझ में आ गया कि इसके पास जो है 6 प्रोटॉन होते हैं, और ये जो 6 प्रोटॉन होते हैं उसके कारण इसका परमाणु क्रमांक जो है वो ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मस्त वाली बात है। तो अपने को रटना नहीं है, अपने को 1 से लेकर 20 तक या 1 से लेकर 30 तक परमाणुओं को रटना नहीं है। दूसरा एक और अपन ट्रिक व्रिक से याद रखते हैं, वो अपन जरूर करेंगे, मजा आता है और बड़ी मस्त मस्त ट्रिक है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो भैया ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे बाएं से दाएं की तरफ, तो अपने को मिलेंगे आवर्त, और ये आवर्त होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि यदि ये समझ में आ गया तो आपको ये पूरा सारे ब्लॉक्स का जो अरेंजमेंट है, डिवीजन है, वो ऑटोमेटिकली आ गया। बोलो यस सर, ठीक। 1 से लेकर 7 तक अब बनाते हैं समूह यानी कि ग्रुप। गिनती आती है, बोलो यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये जो 13, फिर यहां पर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और यहां पर कैसा होगा आपका 18। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो 1 से लेकर 18 तक हम लोगों ने यहां पर बना दिया क्या? ग्रुप्स यानी कि समूह। और 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने सारे के सारे जो आवर्त यानी कि पीरियड्स हैं वो भी बना दिए। बोलो यस सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये भी हमने बता दिया। अब बोलोगे सर अब क्या? आप तो बोल रहे थे एम्प्टी पीरियोडिक टेबल को हम खुद भरने वाले हैं। बिल्कुल भरने वाले हैं। कैसे? देखो मजा, कहानी शुरू करते हैं। चलो, क्या कहते हो, कार्बन पे फोकस करें। भाई ये रहा कार्बन, ये रहा उसका परमाणु क्रमांक, और मैंने लिखा 1s2, फिर मैंने लिखा 2s2, फिर मैंने लिखा 2p2। बोलो यस सर। 1s2, 2s2 और 2p2 यहां पर जो है चिपकाया जा चुका है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, यदि s ब्लॉक या p ब्लॉक की बात होगी, यदि किसकी बात होगी? s ब्लॉक की बात होगी या फिर p ब्लॉक की बात होगी, तो भैया ये जो है ये किसको दर्शाएगा? ये आवर्त को भी दर्शाएगा, ये आवर्त को भी दर्शाएगा और बाहरी कक्षा को भी दर्शाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आपने पुरानी वाली क्लासेस जाकर नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर की बात की थी, और जिसमें हमने पता नहीं चिंटू मिंटू से लेकर बबलू सोनू तक सब बात की थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां भी सुनाई गई थी आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो आप सेकेंड चैप्टर जो है वो भी देख लीजिएगा, और इस चैप्टर में इसके पहले का जो भी पार्ट है ना बाबा जी, वो बिल्कुल आपको देखना है, ठीक है। चलो, मैं कह रहा हूं भाई ये आवर्त होगा। आपने कहा ओके सर, आवर्त होगा। चलो भैया ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा। मैं कह रहा हूं इधर ये आवर्त होगा, वो पी जो है वो आपका क्या होगा? ब्लॉक होगा। और जो 2 है, क्या है? क्या है? 2 है, 2। बात समझ में आई? वो क्या होगी? तत्व की संख्या होगी, तत्व की संख्या होगी। आय हाय, गर्दा ही उड़ा दिया। मैं कह रहा हूं अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम में कुछ तो आएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में जो भी आएगा उससे हम इसकी स्थिति बताते हैं। सीधी बात ये कि भैया जी, अरे रुको, ये जो इतना पार्ट है 2p2, बात समझ में आई? ये जो इतना पार्ट है 2p2, इसके कारण हम बता सकते हैं क्या? उस पर्टिकुलर तत्व की क्या स्थिति। दैट्स ऑल, खत्म, खेल ही खत्म। काहे लोड लेते हो भैया? इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्या बता सकते हैं? तो बाबूजी हम बता सकते हैं स्थिति। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कौन सी चीज बता सकते हैं? तो हम बता सकते हैं क्या? स्थिति। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो आवर्त कौन सा हो गया? दूसरा। ब्लॉक कौन सा हो गया? पी। और
तत्व की संख्या हो गई आपकी कौन सी, दूसरी। चलो दूसरे आवर्त पे खेलना चालू करते हैं। पहला आवर्त 2 लिखा है, दूसरा आवर्त एस ब्लॉक में भी है और पी ब्लॉक में भी है, पर दूसरा जो आवर्त है वो उसके आगे पी लिखा है, तो हम एस नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पी देखेंगे। चलो तो पी ब्लॉक में दूसरा आवर्त, मैं क्या कह रहा हूं, पी ब्लॉक में दूसरा आवर्त। चलो भैया ये वाला दूसरा आवर्त हो गया, और दूसरे नंबर पे तो ये रहा कार्बन। अरे ये रहा कार्बन, खेल ही हो गया यहां पर। ये क्या रहा आपका, कार्बन रहा। एक और खेल खेलते हैं। चलो कार्बन था ना, आपने स्थिति बता दी, बोलो यस सर। ऐसा करते करते हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की सभी तत्वों की क्या बता सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, चलो 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 रे बाबा। मैं कह रहा हूं मेरे पास पोटेशियम है, बोलो यस सर, और मेरे पास कैल्शियम भी है, बोलो यस सर, और मेरे पास दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है, क्योंकि हमने जो है दूसरे अध्याय में इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था। बात समझ में आ रही है। चलो कैल्शियम का क्या होगा, तो भैया 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, और भैया 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3p6 के 18, और उसके बाद आएगा 4s1। इसके बाद क्या आएगा, 4s1 आ जाएगा, क्योंकि हमें सबकी घातों को जोड़कर कितना लेकर आना है, 19, यानी कि 19 लेकर आना है। दैट्स ऑल, निपटा देंगे अपन, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे हम लोग कैल्शियम की, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 1s2, then 2s2, then 2p6, उसके बाद 3s2, then 3p6, और लास्ट में होगा 4s2। यस सर बोलो, बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझना है अपने को बड़े ध्यान से, मन लगाकर। चलो अब आते हैं आगे। तो भाई 4s2 है, और ऊपर की तरफ जो है 4s1 है, बोलो यस सर। अब जैसी बात 4 की होगी, आवर्त अपना चौथा ही होगा, चौथा ही होगा, चौथा ही होगा। ये पूरा चौथा आवर्त है, ये पूरा जो चौथा आवर्त है, इसमें डी भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, और पी भी आ रहा है, एफ नहीं आ रहा। बात समझ में, अपने को फोकस करना है एस पर। अपने को फोकस किस पर करना है, एस पर। एस पर कर लिया, चलो चौथे आवर्त में एस पे फोकस कर लिया। कौन से नंबर पे है बबुआ, पहले नंबर पे। कौन से नंबर पे है, तो पहले नंबर पे है। अब यदि ये पहले नंबर पे हुआ ना, इसका मतलब यहां पर हम पोटेशियम लिखेंगे। कैल्शियम जो है सब कुछ सेम चल रहा था, पर यहां पर एस के ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है। कितना लिखा है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कैल्शियम दूसरे नंबर पे होगा। ये लो, बात समझ में आ गई। तो ऐसा करते 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 हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पूरा भर सकते हैं, बोलो यस सर। हम इनके समूहों के नाम भी दे सकते हैं, बोलो यस सर। दे देते हैं जल्दी से, ध्यान से देखो। चलो तो देखो इस तरीके से, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट लगेंगे, पर यदि एक बार आपने अपने से तत्वों को पीरियोडिक टेबल के अंदर फिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको सबका परमाणु क्रमांक पता है और आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक का भी रिवीजन हो गया। और बात समझ में आ रही है, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक का भी रिवीजन हो गया, और साथ में पता है क्या हुआ, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल की जो डिजाइनिंग है वो भी समझ में आ गई। बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो चलो तो इस तरीके से अपना पूरा फिल ही कर लेते हैं, पूरा फिल। ये लो, है ली ना, बात समझ में आई, है ली ना, कब्र से फरार। है ली ना, कब्र से कैसी फरार हो गई, किससे मिलने चले गई, बाबू से मिलने चले गई। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज व्हाट, हेलिना कब्र से फरार। बोलो यस सर। और दूसरे वाले में क्या कहते हो, भर दें पक्का। ये लो भाई, चलो मैं कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रगड़े।
बी प्रैक्टिकल, बाप कोई राजी वाजी नहीं होने वाला है, क्योंकि बेटा जो है वो दिन भर छपरीपना करता रहता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बेटा मांगे कार स्कूटर, कार भी मांगोगे स्कूटर भी मांगोगे और फिर राजी भी हो जाएंगे पिताजी, ऐसा थोड़ी होता है बाबूजी। तो मैं कह रहा हूं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रगड़े, नॉट राजी। प्रैक्टिकल बात यह कि भयंकर सुटारा होने वाला है, कुटारा होने वाला है उस बेटे का जो एक साथ जो है कार स्कूटर मांगेगा। बोलो यस सर। तो याद कैसे रखेंगे? बड़ी सिंपल सी ये कहानी है भैया। वो वाली भी आपको याद है, मुझे पता है कौन सी वाली, हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पर अपन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में करने वाले बच्चों, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद और हेलिना कब्र से फरार और बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रगड़े। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, एक बढ़िया वाली बात बता रहा हूं। एक बात बताओ, कुछ नाम भी तो होगा ना इनका, होगा कि नहीं होगा? तो भाई ये जो पूरे तत्व होते हैं, ठीक है, इनके समूह का भी नाम होता है और इन सबके नाम को भी हम देख लेते हैं। कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। फिर से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? चलो तो अब यहां पर बात किसकी होगी? बेरिलियम में। ओए 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 ओए, गुरुजी जोश पे गड़बड़ कर गए। बेटा मांगे ना, हाँ चलो। और किसकी बात होगी? ध्यान से देखिएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और लास्ट में आएगा अंधेरे में चमकने वाला आपका रेडियम, जिसकी खोज की थी मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था? पीरी क्यूरी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो इस तरीके से एस ब्लॉक अपना पूरा हो गया। एस ब्लॉक यदि अपना पूरा हो गया तो कुछ नाम होगा, तो भैया इसका नाम होगा क्षार धातुएं। इसका नाम क्या होगा? क्षार धातुएं। बोलो यस सर। ठीक है। और इस वाले का नाम क्या होगा? क्षारीय। क्या नाम होगा? तो बेटा इसका नाम होगा क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा ओए 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 ओए, तो इसका नाम क्या होगा? क्षारीय मृदा धातुएं। तो एस ब्लॉक अपन ने निपटा दिया। ठीक है। अब अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि कोई बात करेगा तो वो भी हम कर सकते हैं, काहे घबराने वाली बात है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है। तो एक काम करते हैं पहले ना अपन पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं। बोलो यस सर। उसके बाद क्या करेंगे? अपन ब्लॉक ब्लॉक खेल लेंगे। तो ये सारी जो कहानी है वो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी? दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। यही तो हम सब चाहते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? चलो मैं कह रहा हूं एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक के तत्व हमने देख लिए, उनका नाम भी हमने देख लिया। ठीक है। अब चलते हैं किधर? उधार। सबसे वर्सेटाइल जो कॉलोनी है ना, सबसे जो वर्सेटाइल ब्लॉक है ना आपका इस कॉलोनी का, राइट, उसकी तरफ हम चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पी ब्लॉक के अंदर आपके पास धातुएं भी होती हैं, उपधातुएं भी होती हैं और अधातुएं भी होती हैं। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इसके अंदर जो है सिर्फ आपकी ये अकेला ऐसा है जिसके अंदर उपधातु, धातु और अधातु तीनों है। पर यदि आप बात करेंगे एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की या फिर एफ ब्लॉक की, बोलो यस सर, तो यहां पर बेटा सिर्फ आपके पास धातुएं ही होंगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे वर्सेटाइल जो है वो क्या होगा? आपका पी ब्लॉक होगा। यदि आपका ये पी ब्लॉक होगा तो बस ये लो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक और चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से जो हीलियम है अपने को उसको इधर पे रखना था। बोलो यस सर। बिल्कुल सही था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की थीम यही कहती है कि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से आवर्तिता को ध्यान में रखते हुए कि एक टाइम बाद तत्व जो है एक समूह में आएगा, समान गुणधर्म वाला समान समूह में आएगा, आवर्तिता को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया जाता है। बोलो यस सर। पर हीलियम ने यहां पर तगड़ी वाली बेवफाई की है। किसके साथ में? एस ब्लॉक के साथ में। और ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था हीलियम की बेवफाई करने का? उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है ना, देखो,
हीलियम जो है उसकी पहली और अंतिम कक्षा भरी है, एक की तो कक्षा है इसके पास में। अब ये पूरी भरी हुई है, बोलो यस सर। अब ये जब पूरी भरी हो जाती है ना बबुआ, तो इससे क्या होता है, इसकी जो क्रिएटिविटी होती है, रिएक्टिविटी होती है, बात समझ में आ रही है, वो बहुत ही कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि ये कैसा बिहेव करने लगती है, एक तो गैस, ऊपर से ये आदर्श गैसों के जैसा बिहेव करने लगती है, उत्कृष्ट गैसों के जैसा बिहेव करने लगती है। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कि इसका जो बिहेवियर होगा वो नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, आर्गन और इन सब के जैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस बन जाती है और हम इसको यहां पर लिखते हैं। पर यदि आपसे कोई पूछा जाए कि आपका जो एस ब्लॉक है, बात समझ में आई, उसमें कौन सी दो अधातुएं होती हैं, तो एक तो हाइड्रोजन होती है, एक हीलियम होती है। पर हीलियम के जो गुणधर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से हीलियम एस ब्लॉक का है, पर गुणधर्म के हिसाब से पी ब्लॉक का है। तो अपन गुणधर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हीलियम को हम कहां पर रखते हैं, पी ब्लॉक में। बात समझ में आई, इंटरेस्टिंग बात। चलो कहां तक हो गया था, नियॉन तक हो गया था, और आगे बढ़ते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, बात समझ में। अब देखो, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बात समझ में आई क्या। उसके बाद फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, और Ar यानी कि आर्गन हो गया। तो ये वो 20 तत्व थे जिनके बारे में बात होती थी कक्षा 9वीं और 10वीं में कि भैया 20 तक रट लो। तो रटा अपन ने 20 तक। हमने कहा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। देखो कुछ रटना नहीं है, सब ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर फिट हो रहा है। देखो हमने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहां तक समझ में आ गया, बोलो यस सर। नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट ले लीजिए, ठीक है। और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्या होगा बाबूजी आपका, आर्गन। आर्गन, आर्गन, बात समझ में आई। ऑर्गन नहीं, आर्गन। ऑर्गन तो अंग होता है ना यार, कैसा कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। आर्गन, आर्गन, ठीक है, आर्गन। हाँ, इसके बाद पोटेशियम है, और उसके बाद है आपका कैल्शियम। इसके बाद आपका क्या है, कैल्शियम। तो इस तरीके से पी ब्लॉक की यहां तक की कहानी तो हुई। अब पी ब्लॉक की इस कहानी को थोड़ा अपन और आगे बढ़ाते हैं, बोलो यस सर, ठीक है। चलो 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 चलो, मजेदार बात। कैसे, ध्यान से देखो। अब भैया उत्कृष्ट गैसें जो हैं उनको भी फिल कर लेते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और जैसा कि हम लोग सीखे थे, इस वाली का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 118 होगा। तो इसको हम लिखेंगे U यानी कि अन, फिर से U यानी कि अन, और ऑक्टियम यानी कि O। तो ऑक्टियम, ये दिस विल टर्न इनटू व्हाट, UUO, अन अन ऑक्टियम। ऐसा हम लोगों ने सीखा था, याद करो, IUPAC में। यस सर, बोलो, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 18वां समूह हो गया, जिसको हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य समूह भी कहेंगे बबुआ इसको अपन, और इसका कुछ नाम होगा, तो ये होगा उत्कृष्ट, यार उत्कृष्ट गैस से, ठीक है। इन इंग्लिश वी मस्ट कॉल इट नोबल गैसेस, राइट। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें। बोलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस में चलते हैं। पड़ोस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो निर्माण करते हैं सॉल्ट का, इसलिए हम इनको कहते हैं हैलोजन। पड़ोस में 17वें समूह में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं बाबूजी जो निर्माण करते हैं सॉल्ट का, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, हैलोजन। और हैलोजन में कौन कौन आ गया, तो ध्यान से देखो, ये लो, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटाइन, और भैया अंत वाला जो होगा, बस ऐसे धीरे धीरे करके क्या करना है, 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है, पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो मैं कह रहा हूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और लास्ट में होगा यू और H। सेप्ट था ना, तो 7th नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ऐसा जाएगा, सेप्ट हो गया। चलो अब इनको क्या कहते हैं, तो बबुआ ये सॉल्ट का यानी कि नमक का निर्माण करती हैं। नमक की यानी आपका हेलो होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आपका
हेलोजन। क्या बोलेंगे इसको हम? तो इसको हम बोलेंगे हेलोजन। अब एक काम करते हैं, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो आपका पी ब्लॉक होता है, राइट, उसके पास होती हैं बहुत सारे मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं। अब कौन सी? तो भैया ये हरे कलर की सीढ़ी दिख रही है, ये जो हरे कलर की सीढ़ी है ना, इसके एक तरफ धातुएं होती हैं और दूसरी तरफ जो है वो होती है बहुत सारी क्या? अधातुएं। कैसे? ध्यान से देखो, अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़ा खेला करते हैं इसका। हरे कलर की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, हम उसको पूरा पहले पैक कर देते हैं। बोलो यस सर। ठीक है, चलो ये पैक कर दिया अपन ने। ये लो, ये लो। नीचे वाला बच गया, ऐसा थोड़ी होता है, पोलोनियम बुरा मान जाएगा बेटा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो अब मैंने 2 तो बना दिए हैं। बोलो यस सर। अब मुझे क्या करना है? 5 बनाने। कितने बनाने? 5। पूरा रट के आया हूं, पूरा निपटाएंगे अपन। बात समझ में आ रही? चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन के जस्ट नीचे कौन आएगा? तो जर्मेनियम आएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्टम बेस्ट क्या है? आपकी उपधातुएं हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे हैं? बेस्टम बेस्ट कैसी हैं? आपकी उपधातुएं हैं, जिनसे निर्माण किया जाता है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यार यहां पर जो है आपका क्या होगा? यहां पर होगा AS यानी कि आर्सेनिक। उसके नीचे क्या होगा? SB, एंटीमनी। नाम देख रहे हो? SB, और बोलते क्या है? एंटीमनी, और लिखते कैसे हैं? SB। बात समझ में आई? और यहां पर क्या होगा? टेलुरियम, और यहां पर क्या होगा? पोलोनियम। टेलुरियम होगा, पोलोनियम होगा, और भैया सल्फर के नीचे होगा सेलेनियम। बोलो यस सर। तो भर तो दिया, और कितना भरोगे? तो ऐसा करते करते सारा जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग के अंदर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पैदा होता है, सर आपका जो है क्या हो गया? एस ब्लॉक हो गया, और आपका जो है पी ब्लॉक हो गया। नीचे वाले आपको फिल करने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, मस्त गर्दा उड़ाने वाली बात बता रहा हूं मैं, है ना। एकदम ही खतरनाक, खतरू बात, ठीक है, एकदम ही खतरू बात बेटा। चलो हम मानकर चलते हैं कि अपना एस ब्लॉक पी ब्लॉक अपन ने निपटा दिया। बात समझ में आ रही है? इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में नोट करो, रटेगा नहीं, कोई भी रटेगा नहीं। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में आप नोट करेंगे। मैं एक नाम और लिख देता हूं बाबूजी, ये वाला होता है कैल्कोजन। क्या होता है? तो ये होता है कैल्कोजन, चेल्कोजन नहीं। तो 16वां जो समूह रहेगा उसको शास्त्रों में क्या कहा जाता है? कैल्कोजन। क्या कहा जाता है बबुआ? कैल्कोजन। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक अपन अभी थोड़ी देर से करेंगे। बात समझ में आ रही है? बढ़िया से इसको नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलो हट गया मैं। तो भैया इस तरीके से आपका जो एस ब्लॉक है और आपका जो पी ब्लॉक है उसको तो अपन ने बढ़िया से निपटा दिया। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो, बात समझ में आ रही है? और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो, और साथ में आप कौन सी चीज जानते हो? आप जानते हो सबकी स्थिति यानी कि आपकी पोजीशन। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि जो एस ब्लॉक होगा, जैसे एस ब्लॉक का कोई भी एक तत्व आप बोल दीजिए, कैल्शियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, या फिर पी ब्लॉक का। देखो जैसे आप बोल रहे हो एस ब्लॉक, बात समझ में आ रही है? और मैंने कहा कि भैया कैल्शियम है, या अपन छोटा तत्व लेते हैं, मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम है, इसको अपन ने 12 लिया। अब ये 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, उसके बाद 3s2 हो गया। बोलो यस सर। तो आप एक चीज गौर से देखिए कि यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर लास्ट में 3s2 आया है। बोलो यस सर। लास्ट में क्या आया है? 3s2 आया। तो इससे अपन स्थिति बता सकते हैं। और इसी तरीके से अपन एक पी ब्लॉक का तत्व लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक पी ब्लॉक का लेते हैं, क्या? चलो फॉस्फोरस लेते हैं, ये हो गया 15। बोलो यस सर। मैं कह रहा हूं 1s2, देन मैं कह रहा हूं 2s2, देन मैं कह रहा हूं 2p6, देन मैं कह रहा हूं 3s2 एंड 3p3। क्योंकि गिनती हम सबको आती है, और इस गिनती के हिसाब से 1 से लेकर 15 तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कैसे? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 कितने होंगे? 15 हो जाएंगे, राइट। चलो तो इस तरीके से 15 यहां पर हो गया। बोलो यस सर। अपन इसको भी गोला लगा देते, चलो ये लिस्ट पे भी गोला लगा दिया। अब ध्यान रहे कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, राइट, उनमें जो लास्ट में आता है उससे उनके ब्लॉक का पता चलता है।
उनमें जो लास्ट में आता है ना बेटा जी, उनसे उनके ब्लॉक का पता चलता है। पर यदि हम बात करें किसकी, हम यदि बात करें डी ब्लॉक की या फिर एफ ब्लॉक की, अब जैसे मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा हम यदि डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक से हम एक उठा लेते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो अपना हो गया। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उससे आप स्थिति बता सकते हो। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है। पर डी ब्लॉक की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे है बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक डी ब्लॉक के तत्व का, अपन आयरन का लिखते हैं। चलो ये आयरन इज व्हाट, आयरन इज 27 मांगे फेयर कॉपी 26 नॉट 27 26 आयरन इज 27 इज व्हाट निकल। ठीक है, अब आयरन का मैंने लिखा, क्या हो गया भैया, ये हो गया 1s2, इसके बाद ये हो गया 2s2, उसके बाद ये हो गया 2p6, देन 3s2, देन 3p6, देन 26 तक पहुंचना है। उसके बाद आपने लिखा 4s2 और लास्ट में आएगा 3d। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और यहां पर आ गया 6। पर अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्या कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। कैसे, देखो 3d6 आ गया ना, 3d6 आ गया, बोलो यस सर। तो बेटा 3d6 यदि आएगा तो इसका मतलब अब तीसरा आवर्त नहीं है। 3d6 का मतलब तीसरा आवर्त नहीं है। आवर्त कौन सा होगा, उसके जो आगे लिखा होगा ना वो वाला होगा। आवर्त कौन सा होगा, जो उसके आगे लिखा है ना वो वाला होगा। मतलब ये कि आपका जो Fe होगा वो तीसरे आवर्त में नहीं आ सकता। आपका जो Fe होगा वो तीसरे आवर्त में नहीं आ सकता, वो किस में आएगा, चौथे में आएगा, मतलब कि 4s वाले में आएगा, क्योंकि 4s उसके पहले लिखा जा चुका है। तो इन सबको भी अपन अभी कवर करते हैं। आपका एस ब्लॉक बढ़िया से हो गया है, आपका पी ब्लॉक बढ़िया से हो गया है, और ये ऐसे दो ब्लॉक होते हैं राइट, जिनके बारे में अधिकांश जानकारी अपने को 9-10 से ही होती है। पर कक्षा 11वीं में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का अपने को बढ़िया से पता होना चाहिए। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, इसको मिटा दें, पक्का। चलो अब इसको अपन यहां से मिटाते हैं, या चलो रहने दो, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अपना भैया एस ब्लॉक हो गया, बोलो यस सर। एस ब्लॉक हो गया, बोलो यस सर। अपना पी ब्लॉक हो गया, बोलो यस सर। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चलो इनके बारे में भी हम थोड़ी सी करते हैं बात। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में सब कुछ पता है, बोलो यस सर। मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ यदि जाओगे तो आकार बढ़ेगा। एक समूह की यदि आप बात करोगे, बात समझ में आई, तो एस ब्लॉक में जब आप बात करोगे तो भैया दो समूह होंगे, बोलो यस सर। बहुत ही सिंपल है, पीरियोडिक टेबल भी देखकर भी हम इस जानकारी को बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं 2 समूह, बोलो यस सर। तो ये 2 समूह हो गया, और भैया 7 आवर्त हो गया, जिसमें से यहां पर हाइड्रोजन जो है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, और हाइड्रोजन को हमने यहां पर नहीं लिखा है, पर हाइड्रोजन यहां पर आएगा यदि हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखें तो राइट। चलो तो भैया 2 समूह हो गए, 7 आवर्त हो गए। समूह में हमेशा याद रखिएगा संयोजकता एक समान होती है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, पर आकार बढ़ता जाता है। तो आकार जिसके अंदर क्या आ गई, तो भैया त्रिज्या आ गई, बोलो यस सर, त्रिज्या आ गई। ठीक है, वो कैसी होती है, डिफरेंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, संयोजकता, दूसरी बात, संयोजकता जो है वो कैसी होती है, एक समान होती है, बोलो यस सर। संयोजकता जो है बेटा जी वो कैसी होती है, एक समान होती है, इसलिए आबंधों की जो संख्या है वो भी कैसी होती है, एक समान होती है। मतलब सोडियम एक बॉन्ड बनाएगा तो पोटेशियम कहेगा सुन अपन भाई अपन दोनों एक जैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों कैसे होंगे, आपके एक एक बॉन्ड बनाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा आपके रुबिडियम के साथ में, सीजियम के साथ में और फ्रांशियम के साथ में। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो हमेशा याद रखें जब भी आप बात करेंगे समूह की, तो आकार जो है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, संयोजकता एक समान रहेगी। और जब भी आप बात करेंगे किसकी की,
हाँ, जब भी आप बात करेंगे आवर्त की, और जब भी आप बात किसकी करेंगे, आवर्त की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें अंतिम ऊर्जा कक्षा यानी कि कोशों की संख्या एक समान रहेगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें दो चीजें रहेंगी। पहला, एक समान कोशों की संख्या क्या रहेगी, तो बेटा एक समान कोशों की संख्या, बोलो यस सर। तो एक समान कोशों की संख्या रहेगी, पर आवर्त में कोशों की संख्या एक समान रहेगी। मतलब ये कि सोडियम के पास यदि 3 ऑर्बिट्स हैं, सोडियम के पास यदि 3 ऊर्जा कक्षा है, तो मैग्नीशियम के पास भी 3 ऊर्जा कक्षा ही रहेगी, खत्म। यदि सोडियम के पास 3 ऊर्जा कक्षा है, तो मैग्नीशियम के पास भी क्या रहेगी, 3 ऊर्जा कक्षा रहेगी। बात समझ में आ गई? चलो, पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी, संयोजकता अलग अलग रहेगी, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बोलो यस सर। इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? इसलिए संयोजकता कैसी रहेगी, तो भैया संयोजकता आपकी भिन्न रहेगी। और कैसी रहेगी, ये लो, रुको, डिफरेंट रहेगी। संयोजकता जो है वो कैसी रहेगी, भिन्न रहेगी, यानी कि कैसी रहेगी आपकी, डिफरेंट रहेगी। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो समूह की बात कर लिए, आवर्त की बात कर लिए, कॉपी में नोट कर लो। चलो, हो गया। अब कुछ ना नोट्स बनाते हैं बढ़िया वाले, कुछ एक गुणधर्मों की बात करते हैं एस ब्लॉक तत्वों के बारे में, ठीक है। फिर ऐसी पी ब्लॉक को निपटाएंगे, डी ब्लॉक को निपटाएंगे, और किसको निपटाएंगे, एफ ब्लॉक को। खत्म खेल, राइट। चलो, हाँ ठीक है, वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहते हैं, और वर्ग के 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि भैया वो लोग बड़े बढ़िया अच्छे कमेंट करते हैं और बड़े ध्यान से इन कहानी को सुनते। तो पहला पॉइंट क्लियर, बोलो यस सर। अब चलेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से समृद्ध है। बिल्कुल सही बात है भैया, एस ब्लॉक की बात ही हो रही है। और ये सभी क्रियाशील धातुएं हैं। कक्षा 10वीं में जब हम क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ा करते थे, सक्रियता श्रेणी पढ़ा करते थे, या रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा करते थे, तो हम ये जानते थे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम नहीं, मैग्नीशियम, इन सबका कब्जा था किसके ऊपर, सक्रियता श्रेणी के ऊपर। भयंकर ही क्रियाशील होते हैं, भयंकर ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि जिन 4 ब्लॉक्स के बारे में आप बात कर रहे हो, राइट, इनके बारे में एक सेपरेट चैप्टर भी है। कक्षा 11वीं में, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम पर बताया था, इस चैप्टर के भी और इस सिलेबस के भी, कक्षा 11वीं में हाइड्रोजन एक चैप्टर है, यहीं से निकला है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहीं से निकला है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 समूह यहीं से हैं। कक्षा 11वीं में एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, पी ब्लॉक है। कक्षा 12वीं में पी ब्लॉक का बचा हुआ भाग 15 से लेकर 18 समूह तक, 15, 16, 17, 18, बिल्कुल सही गिनती आती है मेरे को। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो कक्षा 12वीं में। मतलब ये कि इन अलग अलग चैप्टर्स में हम इन तत्वों के बारे में और ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में? इंटरेस्टिंग बात। चलो, तो सभी कैसी है, क्रियाशील है। इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। अब इनके आयनन एंथैल्पी का मान कम क्यों होता है, क्योंकि भैया क्रियाशीलता ज्यादा है। मतलब ये कि बहुत ही कम एनर्जी में ये जो है ये उससे परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, उसी को तो आयनन एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी जो होती है वो इनकी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको नोट कर लो। चलो, याद कैसे रहेगा, हेलिना कब्र से फरार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, राइट, और आपका बैरियम और रेडियम, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रगड़े, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रगड़े, खत्म। चलो, हो गया, बोलो यस सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, एक और चीज, रूबिडियम दिख रहा है, बोलो यस सर। फ्रांशियम दिख रहा है, बोलो यस सर। सीजियम दिख रहा है, बोलो यस सर। भैया ऐसा है,
जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 35 से 40 ले लो आप, जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना, तो ये तीनों जो हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। अब जो जानकारी दे रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली बात है, ठीक है। जानकारी कहां है? तो जानकारी यहां है। लो, मैं कह रहा हूं उन तत्वों की हम बात कर लेते हैं, राइट, जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखो, दुनिया का हर तत्व तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, पर उसके लिए अपने को तापमान बदलना पड़ेगा। अब कितना तापमान बदलोगे भाई? मैं कह रहा हूं रूम टेम्परेचर की बात कर लो। मैं बात कर रहा हूं किसकी? ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं रूम। हम किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की। सामान्य, यार टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं। चलो, सो दिस इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को हम कहां से कहां तक लेंगे? देखो, थोड़ा प्रिसाइज यदि हो जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस तक। एक वैल्यू की यदि हमको बात करनी है तो हम बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस की, पर वैसे यदि अपने को बात करनी है तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। 40 भी ज्यादा हो गया, 38 डिग्री सेल्सियस तक। बात समझ में आई? तो भैया 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कुल जो हमारे पास द्रव्य तत्व हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। अब आप बोलेंगे सर, रुको, अब आप पता है क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आपने 4 ही लिखे हैं यहां पे। बिल्कुल 4 लिखे, क्योंकि 2 को तो आप पहले से जानते हो रन्ना रे बाबा। एक तो भैया आपका मरकरी यानी कि Hg, और दूसरा आपका ब्रोमीन यानी कि Br। ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, किस पर? तो भाई ये दोनों जो होते हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि सामान्य ताप पर। उसको मिटा दिया ना, वहां से रखा हुआ है। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं सामान्य ताप पर। तो सामान्य ताप पर ये दोनों जो हैं वो कैसे होते हैं? आपके द्रव होते हैं। पर यदि तापमान मान लेते हैं कि, अब देखो हाथ पे तो अपन 25 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल सकते, पूछो क्यों? क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस तो अपना वैसे ही होता है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो इस कहानी को, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ भैया चलो, अरे आजा रे बाबा। मेरे पास एक डिब्बा है, डिब्बा जो भी बोलते हो, मेरे पास एक बॉक्स है। बोलो यस सर। अब भैया मैंने सीजियम उठाया या गैलियम उठाया, सीजियम उठाया, गैलियम उठाया। देखो, फ्रांशियम, सीजियम, रुबिडियम जो है वो एस ब्लॉक के हैं, गैलियम जो है वो आपके पी ब्लॉक में आता है। अब मान लेते हैं कि ये गैलियम सीजियम से बना है और रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस में ये दोनों कैसे रहेंगे? द्रव रहेंगे। बोलो यस सर। उन दोनों की बात खत्म हो गई, सबको रटा हुआ है, बढ़ते हैं आगे। 6 तत्व ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा तापमान बढ़ाने पर कैसे हो जाते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है। वो 2 तो पहले से उनको छोड़ो। रूम टेम्परेचर है, डिब्बा है, डिब्बे के ऊपर क्या रखा हुआ है? तो भैया डिब्बे के ऊपर रखा हुआ है आपका सीजियम। बोलो यस सर। डिब्बे के ऊपर आपका सीजियम रखा है और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये आपका ठोस ही रहेगा। पर यदि हम इसको तापमान दे दें, यदि इन सब को हम तापमान दे दें 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अब इसको भी रूम टेम्परेचर ही अपन मानते हैं। दुनिया में अलग अलग जगह पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? साइबेरिया में साल भर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस है एवरेज। बात समझ में आ रही है? ठंड के टाइम पे कई ऐसी जगह है रशिया, साइबेरिया में, जहां पर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। -55 डिग्री सेल्सियस में, माइनस प्लस नहीं, -55 डिग्री सेल्सियस पे तो वहां स्कूल बंद होते हैं। बोले कितना तापमान है आज? और देखिए अपन ने फिर वहां पे उसमें थर्मामीटर में पता चला कि भाई थर्मामीटर दिखा रहा है -30। क्या इंटरेस्टिंग कहानी। देखो दिखा रहा है -35 डिग्री सेल्सियस। तो वहां स्कूल वाले, पेरेंट्स एंड ऑल दैट, बच्चे भी, अरे ये कोई ठंडी होती है, ये कोई तापमान होता है? इसमें तो हमारे स्कूल बढ़िया से चलते रहते हैं। बात समझ में आ रही? -35 डिग्री सेल्सियस में भी स्कूल चालू है बाबूजी। -55 डिग्री सेल्सियस हुआ, -50 मान लो,
तब इस पर जाकर स्कूल कहीं बंद होते हैं। कितने पर? -55 पे, -30। और अपन लोग कैसे थरथराने लगते हैं? 5 डिग्री सेल्सियस, 5 छोड़ो 8 डिग्री सेल्सियस पे तो हम सब कपकपाने लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा उत्तरी भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पर सामान्यतः 8-10 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है ना ऐसे थरथराने लगते हैं, जैकेट वैकेट पहन लेते हैं, कंबल के अंदर चले जाते हैं, पकोड़े और चाय याद आने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो सोचो, -35 डिग्री सेल्सियस पे वहां स्कूल चालू रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे भी बच्चा निकल के स्कूल जाता है। बात समझ में आ रही है? पूरी तैयारी से जाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। पर सोचो ना कि बेटा दुनिया के प्रत्येक जगह पर, अरे इसका तो एग्जांपल दिया ही नहीं मैंने, सुनो, तो दुनिया के प्रत्येक जगह पर क्या है, जो तापमान है वो कैसा रहेगा आपका, अलग अलग रहेगा। तो हमने एक एग्रीमेंट किया और हमने कहा भैया रूम टेम्परेचर को हम इतना मान लेंगे। बोलो यस सर। तो इस पर ये दोनों तो द्रव हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़े कम पर ये सभी ठोस हैं। पर थोड़ा यदि तापमान बढ़ गया तो उसके बाद वो द्रवीकृत हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये वो तत्व हैं, जब रूम टेम्परेचर को थोड़ा आप बढ़ा दोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके द्रव अवस्था में आ जाएंगे। मतलब ये कि यदि ये चीज सीजियम की बनी है तो जब तक ये डिब्बे पे रखी है, डिब्बे का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो भैया इसको कुछ नहीं होगा, ये ठोस रहेगी। पर यदि इसको मैं उठाकर अपने हाथ के ऊपर रखता हूं, क्योंकि हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है, सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब मेरे हाथ पर यह चीज रखी रहेगी तो मेरे हाथ की गर्मी से, क्योंकि वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ये चीज पिघल जाएगी और किस में आ जाएगी, तो भैया ये आ जाएगी आपकी द्रव अवस्था में। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि ये 4 ऐसे तत्व होते हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ा, 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ा, 30-35 डिग्री सेल्सियस यदि हुआ, इनका जो है ईगो, घमंड चकनाचूर हो जाता है और ये ठोस से किस में आ जाते हैं, द्रव में आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो कोई पूछे, वो यदि पूछे कि ऐसे कितने तत्व हैं राइट जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और रूम टेम्परेचर के आसपास वाले तापमान पर, तो आपको बताना है 6। क्या बताना है? आपको बताना है 6। कौन से 6? ध्यान से देखिएगा। तो एक इसमें अधातु है जिसको अपन ब्रोमीन कहते हैं, भयंकर जहरीली होती है। बात समझ में आ रही है? और बाकी के आपका मरकरी यानी कि Hg जिसको आप पारा कहते हो, फ्रांशियम, सीजियम, गैलियम, रुबिडियम। बात समझ में आ गई? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, नोट कर लो। चलो, और कुछ ऐसी जगह भी है जहां 40 डिग्री सेल्सियस में, जहां इंडिया में 40 डिग्री सेल्सियस में लू लगना चालू हो जाती है। कुछ जगह पर लोग आसानी से रहते हैं, आसानी से तो नहीं रहते पर रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी एक से एक इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, इसलिए आपको जनरल साइंस जो है वो बबुआ बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं आगे। लो, तो मैं क्या कह रहा हूं, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम जो है ये भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें से फ्रांशियम और सीजियम भयंकर वाले रेडियो एक्टिव हैं, रेडियोधर्मी हैं। मतलब ये बैठे बैठे ही ना ऐसे पगलाते रहते, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे हैं, पर इनका नाभिक की स्थिरता इतनी ज्यादा होती है क्योंकि प्रोटॉन बहुत सारे हैं, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है प्रोटॉनों के बीच में, बैठे बैठे ही पगलाते रहते हैं। मतलब कैसे? तो भैया इनके न्यूक्लियस से निकलते रहते हैं, नाभिक से निकलते रहते हैं बहुत सारे विकिरण यानी कि आपके रेडिएशन। तो इस तरीके से एस ब्लॉक अपना पूरा हो गया बहुत शॉर्ट में, क्योंकि अपन डीप में तो पूरे चैप्टर में निपटाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये लो, हाँ भैया, हाँ ठीक है, परमाणु संख्या मेरे सभी स्टूडेंट्स को आती है, प्रतीक सभी स्टूडेंट्स को पता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो सबको क्लियर है। और थोड़ा कहानी को आगे लेकर जाएंगे पी ब्लॉक की तरफ। कॉन्सेप्ट्स को लिखिए, डायग्राम बनाइए, बढ़ रहे हैं आगे। चलो लिख लिया, बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी कहानी है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हीलियम जो है ना बाबूजी, वो आपका बेसिकली एस ब्लॉक का होता है यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखें, पर गुणधर्म के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो वो आ जाता है आपका किसमें, उत्कृष्ट गैसे वाले समूह में, जिसको हम लोग शून्य समूह भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो भैया ऐसा है, देखो इसका 2p1 होगा अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो है 2p2 होगा, तो इसका जो है 2p5 हो जाएगा। बोलो यस सर।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक आवर्त में 1p1 p2 p3 p4 p5 p6 ऐसा होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नीचे की तरफ जाएंगे तो जहां पर 2p1 है वहां पर 3p1 हो जाएगा। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा एलिमेंट्री वर्सेटाइल ऑलराउंडर धमाकेदार जो आपका ब्लॉक है, राइट, वो है आपका पी ब्लॉक। यहां पर हर प्रकार का तत्व रहता है। यहां पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, यहां पर धातु भी है, अधातु भी है और आपकी उपधातु जो है वो भी है। बात समझ में आ रही है? कैसे? तो देखो 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 देखो, ये शून्य समूह भी कहा जाता है। बात समझ में आई? जो ग्रुप 18 है उसको हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी। कैसे? देखो भैया, देखो अब इस डायग्राम के हिसाब से जो बोरॉन है वो उपधातु कंसीडर नहीं किया गया है, बट बेसिकली बोरॉन जो है वो आपका उपधातु पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। एस्टेटाइन को लेकर थोड़ा सा डाउट है। अलग अलग किताबें, दुनिया की अलग अलग जो लेबोरेटरीज हैं वो अलग अलग प्रकार से क्या करती हैं, दावा करती हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, और ये जो नीले कलर वाले दिख रहे हैं ना आप लोगों को, जिसमें आपका गैलियम आ गया, इंडियम आ गया, थैलियम आ गया, राइट, आपका लेड आ गया, एसएन आ गया। लेड बोले तो प्लम्बम, लेड बोले तो क्या, एक प्रकार की धातु। बिस्मत आ गया, ठीक है, मैकलॉरेंज, ये यार इसका नाम नहीं पता, लॉरेंशियम आ गया, टीएस आ गया। ये सारी की सारी आपकी क्या रहेगी, धातु रहेगी। और यदि आप हरे वालों की बात करें, बोरॉन को छोड़कर, तो ये कैसी रहेगी, अधातु रहेगी। इसमें एक ऐसी अधातु होगी कार्बन, जो अकेली इकलौती ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है, आपकी चालक है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी। चलो, मैं क्या कह रहा हूं, और ये सारी जो है नोबल गैसें हैं, ये आपकी क्या है, नोबल गैसें हैं, जिसको आप लोग उत्कृष्ट गैसें भी कहते हो। अक्रिय गैसें अलग होती है बेटा, उत्कृष्ट गैसें अलग होती है। ये सभी अक्रिय है एज वेल एज उत्कृष्ट है। बात समझ में? ये सभी जो है वो अक्रिय है और कैसी है, साथ में उत्कृष्ट भी है। पर यदि कोई आपसे बोले बबुआ कि नाइट्रोजन कैसी गैस है, बात समझ में आई, नाइट्रोजन कैसी गैस है, तो ये अक्रिय तो है, ये अक्रिय तो है, ये अक्रिय तो है, ये अक्रिय ज्यादा क्रियाशील नहीं है। बात समझ में आ रही है? पर ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? और उधर वाली जो गैसें हैं वो अक्रिय भी है और कैसी है, उत्कृष्ट है। और ये जो गैसें बनी है, जिसमें हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, बात समझ में आ रही है, ये आदर्श भी है। क्लियर? तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं अध्याय क्रमांक 5 में, जिसमें जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि आपके द्रव्य के अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। चलो, तो अक्रिय तो है, उत्कृष्ट नहीं है। अच्छा, एक ऐसी उत्कृष्ट गैस है, इन सभी जो आपकी क्या बोल सकते हैं, नोबल गैसेस जो हैं, इसमें एक ऐसी उत्कृष्ट गैस है ना जो कंपाउंड बनाती है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ज़ेनॉन। तो उसका नाम क्या है भैया, ज़ेनॉन, SXeO2। और क्या नाम है इसका, और कौन सा कंपाउंड बनाएगी, तो ये देखो, इस तरीके से ज़ेनॉन अकेली ऐसी है जो रासायनिक अभिक्रिया करती है और कंपाउंड बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपवाद सभी जगह पर होते हैं, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर। चलो, तो उस तरीके से ज़ेनॉन को छोड़कर कोई भी, ज़ेनॉन भी ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ अभिक्रिया कर लेगी भैया, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, वो ज़ेनॉन को भी मजबूर कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? वो ज़ेनॉन को भी मजबूर कर देते हैं क्या करने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। तो ज़ेनॉन अकेली ऐसी उत्कृष्ट गैस है जो क्या करती है, कंपाउंड बनाती है। कुछ और इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल है। अब जैसे देखो, ये दोनों गैस होती है, बोलो यस सर। यदि हम सामान्य तापक्रम की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये कैसी होगी, गैस होगी। पर यदि आप ब्रोमीन की बात करोगे तो भैया ये तो द्रव होगी। और यदि आप आयोडीन की बात करोगे, जिसकी कमी से घेंगा यानी कि गॉइटर रोग होता है, राइट, तो आप यदि आयोडीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी ठोस। बोलो यस सर। मतलब ये कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया एक ऐसा समूह बताइए जिसमें एक 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 ऐसा समूह बताइए जिसमें जो तत्व हैं वो ठोस भी हैं, द्रव भी हैं और गैस भी हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला।
इसका आंसर क्या होगा? 17वां समूह जो है वो आंसर होगा। दूसरी बात, यदि आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा समूह बताइए, ठीक है, एक ऐसा समूह बताइए जिसमें धातु, अधातु और उपधातु जो है वो बराबर की संख्या में पाई जाती है, तो भैया उसका आंसर होगा आपका 15वां समूह। लो, नाइट्रोजन और फास्फोरस को हम लोग अधातु बोलेंगे, उसके नीचे वाली दोनों कौन सी, आर्सेनिक और एंटीमनी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उपधातु। और बिस्मथ और एमसी, बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? धातु। तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, तो वहां पर और डीप में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे और चलते हैं किसकी तरफ? भैया 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 डी ब्लॉक की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, 4 तो सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D, 6D। बात समझ में आ रही है? तो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, तो इसका होगा n-1 d की पावर 1 से लेकर 10 तक। बोलो यस सर। और यहां पर होगा ns की पावर 1 से लेकर 2 तक। हाँ बोलोगे सर कछु समझ में नहीं आया, उदाहरण दीजिए, उदाहरण। बात समझ में? उदाहरण की हम लोग बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, लपेटते अपन, आ जाओ। चलो कौन सा उठा लें, कौन सा उठा लें? कैसे सिखाया था? इंटरेस्टिंग कहानी थी। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव। कैसे सीखा था हम लोगों ने पिछली कक्षा में? याद करो। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। बात समझ में? डिजाइन कर लें। चलो ये लो, लो भाई लो, निपटाते अपन पूरा। मैं कह रहा हूं साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव। आपको जो साइंस पढ़ाने वाले गुरुजी हैं आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में, आपके जहां से भी आप पढ़ते हैं, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी नहीं है, नहीं है, नहीं है कंप्लीट। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे फेयर कॉपी नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। तो गैलियम तो आपका भैया आ गया किसमें? पी ब्लॉक में। पर बाकी की जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे नहीं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, राइट? ये सब आपके किस में हैं? तो डी ब्लॉक में। समझ में आ गई कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। चलो अब बेटा ध्यान से सुनो, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बोलो यस सर। कोई भी अपन एक उठा लेते हो, वेनेडियम। कहां हो? सो वेनेडियम इज व्हाट? हम एटॉमिक नंबर भी तो देख लेते ना, 21, 22, 23। चलो तो भैया इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 21, 22 और 23। कितना है? वेनेडियम जो है इसका कितना है, कितना है, कितना है? तो परमाणु क्रमांक इसका है आपका 23। बोलो यस सर। परमाणु क्रमांक जो है ना बबुआ वो कितना है आपका? 23। चलो बनाते हैं रे बाबा। भैया 1s2, भैया 2s2, भैया 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2 और लास्ट में होगा 3d10। मुझे लगता है अपन आगे चले गए हैं, फिर से अपन काउंटिंग करते हैं। चलो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और मुझे वहां पर करने हैं 23, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा 3। तो आप यदि ये लास्ट वाले पोर्शन को उठाकर देखते हैं तो क्या आया? ध्यान से देखिए, n बराबर अपन 4 मान लें। बोलो यस सर। तो यदि आप लास्ट वाले पोर्शन को उठाकर देखते हो तो क्या मिला? ध्यान से देखो क्या मिला। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3d3 एंड 4s2, उल्टा आगे पीछे लिख सकते हैं अपन लोग। बात समझ में? ऊर्जा कक्षा के हिसाब से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से। चलो तो देखो ना बेटा, यदि n बराबर 4 है तो n-1 कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, d की पावर 1 से लेकर 10 तक तो 3 आ गई। s की पावर 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि s में मिनिमम 1
और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, बोलो यस सर। तो इस तरीके से आप डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, पर आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि भैया जहां 4s आएगा वहां पर 3d शुरू होगा। कैसे समझते हैं? 4s और 3d का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट बराबर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को पास पास में रखेंगे। कैसे? आप जानते हो 1 2 3 4, तो देखो ना जब ये 4 आया बेटा तो ये वाली जो सीरीज है ये कौन सी है, 3D सीरीज है। ये जो सीरीज है ये 4D सीरीज है। ये जो सीरीज है ये कैसी है, 5D सीरीज है। और एंड दिस इज योर 6D सीरीज, बोलो यस सर। बात समझ में? तो 4s के आगे 3D आएगा। क्या आएगा? 4s के साथ 3D आएगा। तो देखो आया, देखो आया, आप किसी का भी आप निकाल लो। बात समझ में आ रही है? तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे याद रखना है, और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। साथ में एक और चीज, हम यदि इस वाले पार्ट को भूल जाएं मतलब एक तरफ रखें, कौन से पार्ट को, जिंक, कैडमियम, Cn, मरकरी यानी कि Hg यानी कि पारा, राइट। तो ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है संक्रमण तत्व। क्या कहलाता है बाबूजी? तो बेटा जी ये कहलाता है आपका संक्रमण तत्व। कौन से रंग से लिखेंगे इसको? हम तो गर्दा उड़ाने वाले रंग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्व। बात समझ में आ रही है? और इसी में आते हैं बहुत सारे तत्व। संक्रमण तत्व को समझने के लिए उनकी 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जो अपने को दिमाग में फिट रखनी है। जैसे कि ये कि उनमें से अधिकांश जो होते हैं वो पराचुंबकीय होते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या है वो एक समान नहीं होती है, वेरिएबल होती है। बात समझ में आ रही है? दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी 10-12 प्रॉपर्टीज होती है, पर क्योंकि हम इसको पूरे एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो यस सर, ठीक है। तो याद रहे ये पूरा। अब आप बोलोगे सर उनके साथ नाइंसाफी क्यों? देखो भैया, जिनका डी जो है वो पूरा भरा रहता है और एस भी पूरा भरा रहता है, मतलब ये कि आप यदि जिंक को कैलकुलेट करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे, तो भैया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो आपको मिलेगा कितना? तो भैया आपको मिलेगा 4s2 एंड 3d10। बोलो यस सर। आपको मिलेगा 4s2 एंड 3d10। बोलो यस सर। तो भैया 4s2 और 3d10 आपको जो मिल रहा है उसमें s भी पूरा भरा है, राइट, और आपका 3d10 है। 3d कितना है? 10 है। तो D आपका यदि पूर्णतः भरा है और S भी यदि पूर्णतः भरा हुआ है, तो ऐसे तत्वों को हम संक्रमण तत्व में काउंट नहीं करते हैं। दूसरी बात, इनके बहुत सारे रासायनिक गुणधर्म जो होंगे वो बाकी तत्वों के समान नहीं होंगे। तो ये सभी तत्व आपके डी ब्लॉक के हैं, पर अंतिम समूह या वर्ग जो होता है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। संक्रमण तत्व सिर्फ ये वाले होंगे। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। चलो अब इस पे कौन से जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, Cn हो गया। G क्या है? तो पारा है आपका। और कौन से तत्व आपको देखने हैं तो वो भी देख लेते हैं जो अपने को याद रखने हैं। देखो ये देखो, और बड़ा आसान है इसको याद रखना। कैसे भैया? ये देखो 47 एटॉमिक नंबर कितना? 47 47। कौन है? चांदी। उसके जस्ट नीचे कौन है? 79 परमाणु क्रमांक। और क्या नाम है इसका? सोना यानी कि औरम। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग है, बोलो यस सर। और कौन है? यट्रियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, नोबिडिलियम हो गया, मोबिडिलियम हो गया, ठीक है। इसके बाद सो मेनी व्हाट वी कॉल इट, सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है, नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, बट अपने को उतने ध्यान ही नहीं रखने ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपके सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। पहली वाली जो सीरीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो उधर से ही पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात, ये आपको La और Ac दिख रहा है? बोलो यस सर। बेटा इसका नाम लेंथेनियम है, इसका नाम एक्टिनियम है। बात समझ में? ये लेंथेनियम है और नीचे वाला जो है आपका एक्टिनियम है। अब ये दोनों तो डी ब्लॉक के हैं, ये ब्लॉक के नहीं है, ये दोनों डी ब्लॉक के हैं। इसके बाद के जो 14 तत्व होते हैं, इसके बाद के जो 14 तत्व होते हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व होते हैं वो भी एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो लेंथेनियम के बाद वाले 14 और एक्टिनियम के बाद वाले 14 जो होते हैं उनको हम क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स, लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं कुछ लोग, और एक्टिनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स।
एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स दोनों। बात समझ में आ गई? चलो, ये आपका डी ब्लॉक था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, उसको आप नोट करेंगे क्योंकि उसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूं, है ना। कर लिया पक्का? ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको हम यहां से मिटाते हैं और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं कहानी को। एफ ब्लॉक के तत्व, अब ये जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, राइट, इनकी क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको अपन लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहां पाए जाते हैं? ये लो, इधर से निकलते हैं और ये वाले रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? n-2 f की पावर 1 से लेकर 14, 1 से 14 हो सकती है। कुछ इसी तरीके से यहां पर होगा n-1 d 1 से लेकर 10, 10 तक तो नहीं जा पाता है, 1 2 3 तक ही जा पाता है, पर अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 यहां पर ऐसे लिख देंगे। 1 से लेकर d है ना, तो अपन क्या करेंगे, हम करेंगे 1 से लेकर, बात समझ में आ रही है, 1 से लेकर कहां तक लिख देंगे, तो भैया डी तक लिख देंगे, 10 तक लिख देंगे, ठीक है। और यार यहां पर डी तो आया ही नहीं, 1 से लेकर कहां तक लिखेंगे, तो भैया 10 तक लिखेंगे। कहां तक? तो 10 तक। भैया इसके बाद आपका आता है क्या, NS1 से लेकर 2 तक। दैट्स ऑल। तो ये जो कहानी है ये बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। और ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बबुआ, किसके लिए? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे सामान्य, हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में लो भाई लो, इलेक्ट्रॉनिक, तो हम बोलेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाबूजी हम बोलेंगे इसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ये कि जितने भी तत्व आपके एफ ब्लॉक में होंगे, चाहे वो एक्टेनॉइड के बाद वाले, सॉरी एक्टिनियम के बाद वाले एक्टेनॉइड्स हो या लेंथेनियम के बाद वाले लेंथेनॉइड्स हो, बात समझ में आ रही है, उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा। बस ये कहानी है कि ये देखो, ये लेंथेनियम के बाद वाले हैं और ये एक्टिनियम के बाद वाले हैं। तो ये जो सीरीज होती है ना बाबू, ये होती है 4f श्रेणी, ठीक है। और ये जो सीरीज होती है ना, ये होती है आपकी 5f श्रेणी। क्या होती है? श्रेणी श्रेणी श्रेणी। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग कहानी है, सिंपल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है और बड़ा ही कैसा है, आसान है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, पॉइंट्स देख लेते हैं। लो लो भाई लो लो, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड एक एक चीज क्लियर है, राइट। चलो पक्का पक्का पक्का। अब ध्यान से यदि आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि भैया एफ ब्लॉक भी तो डी ब्लॉक के अंदर से लिखा है। मतलब यदि कोई चीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्वों के अंदर से निकले तो उनको हम अंतः संक्रमण तत्व भी बोल सकते हैं। इसीलिए दे ऑल आर इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर अंतः संक्रमण तत्व। चलो पक्का नोट कर लो, चलो ठीक ओके। और इस कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, चलो आ जाओ। दिख रहे हैं? तो लेंथेनियम और एक्टिनियम ये दोनों बेटा डी ब्लॉक के ही होते हैं। उसके बाद के जो 14 होते हैं, राइट, उसके बाद के जो 14 होते हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। एक्टिनियम के बाद के जो 14 होते हैं, 14 आपके एलिमेंट्स होते हैं, 14 तत्व होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, चलो नोट कर लो। कहां से? ध्यान से देखना, ये केरियम से शुरू होगी कहानी, ठीक है, और खत्म कहां पर होगी? लुटेटियम पर होगी। कुछ इसी तरीके से ये थोरियम पे होगी। थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम भयंकर वाले रेडियो एक्टिव है, भयंकर रेडियो एक्टिव। अब ये रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? रेडियो धर्मी। तो इनके बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो भैया ये कम यौगिक का निर्माण करते हैं, एक तो ये कम यौगिकों का निर्माण करते हैं, इनकी अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। और इनमें से नीचे वाले तो सभी कैसे हैं? आपके रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि रेडियो धर्मी है। मतलब इनमें से जो आपके रेडियो विकिरण जो होते हैं, बात समझ में आ रही है, वो निकलते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, बात समझ में आ रही है, इन सबको हम लोग कहां पर यूज करते हैं? हम इसको न्यूक्लियर ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उपयोग करते हैं।
बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से इसको देख लीजिए आप। चलो पक्का? यस सर बोलो, है ना? तो ये सब हमने दिमाग में फिट रखना है, यहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्या बात हो रही है? धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में बात हो रही है। तो जैसा कि पहले ही हम देख चुके हैं कि जो 78% से ज्यादा क्या है, धातु है आपकी। सिर्फ कुछ आपकी 6 आपकी क्या है, ध्यान से देखो, 6, ध्यान से देखना बेटा, 6 जो है वो आपकी क्या है, एक मिनट, अभी हम बात किसकी करें, धातु अधातु उपधातु की। ओके रुको, हम अवस्था के हिसाब से भी देख सकते हैं इसको, और धातु अधातु उपधातु। तो भैया उपधातु कितनी है, ध्यान से देखना, तो उपधातु जो है वो आपकी कितनी है, तो उपधातु चलो देख लेते हैं अपन लोग। तो ये तो आपकी 7 है, और अधातु कितनी है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। ये लो, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये लो, बोरॉन के अलावा ये कार्बन से लेकर इधर जितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 12 13 14 15 16, बात समझ में आई? और उसके बाद हाइड्रोजन आपकी एक 17 हो गया, खत्म खेल। तो ये आपकी सारी क्या हो जाएंगी, आपकी अधातु हो जाएंगी। उपधातु कौन सी होंगी, तो बोरॉन से लेकर आपकी पोलोनियम तक। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी। चलो और आगे बढ़ेंगे और आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी इसके बाद, सॉरी इसके पहले वाली जो क्लास है ना, उसमें हमने धातु अधातु और उपधातुओं के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, वहां पर आप और डिटेल में देख सकते हो। बात समझ में आई? चलो बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे। चलिए, अब यहां आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, हमने अच्छे तरीके से सबको डिजाइन कर लिया है। मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स को यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से ब्रीफली डिफाइन किया गया है। अपन एक काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं। चलो हाँ भाई, काउंट कर लेते हैं, चलो आ जाओ काउंट कर लेते हैं। चलो, तो मेटलॉइड्स कितने होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7। चलो नॉन मेटल्स काउंट करते हैं, तो भैया नॉन मेटल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। नीचे वाले जो दोनों हैं भयंकर अनस्टेबल है, उनके बारे में एग्जैक्ट कहानी नहीं पता है, इसलिए अपन फिलहाल में इसको सिर्फ 20 लिख रहे हैं। अब बच्चे कितने, तो यार 20 27 ये हो गए, 118 अपने को पूरा करना है, तो ये 91 हो जाएंगे। बोलो यस सर, 91 और वो 7 98 और 20 आपने जोड़ दिया तो 118 हो गया, क्योंकि कुल तत्व जो हैं आपके पास में वो कितने, 118 हैं। बोलो यस सर। कुछ ऐसे हैं राइट, कुछ ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, उनको भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो गैसीय अवस्था वाले कौन से होंगे, अपन लाल कलर से गोला लगा रहे हैं, ठीक है, लाल से नहीं, लाल से नहीं, अपन गुलाबी कलर से गोला लगा रहे हैं भैया। गैस 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 गैस, हाँ सही है। ये सभी जो हैं ये कैसी होंगी आपकी, लाल कलर से जो गोला लगाया गया है, दे ऑल आर गैसेस, राइट। चलो चलो, सल्फर तो आपका, हाँ बस खत्म। काउंट कर लेते हैं, 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये गैस नहीं है, ब्रोमीन आपकी जो है ये क्या होगी, लिक्विड होगी। और आपकी हाइड्रोजन, तो गैस कितनी हो गई, तो भैया 11 हो गई। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? चलो इसी तरीके से लिक्विड कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो यदि आपको कोई लिक्विड पूछे तो ध्यान से देखिएगा बेटा, लिक्विड के लिए जनरली हम 2 ही लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो Hg यानी कि मरकरी है, राइट, ये आपका कैसा होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो ब्रोमीन है ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। पर 30 डिग्री सेल्सियस अपन ने यदि कर दिया, 35 डिग्री सेल्सियस अपन ने यदि कर दिया, जो कि ऑलरेडी बहुत जगह पर होता है सामान्य तापक्रम, तो उस पर कुछ और धातुएं हैं जो आपकी द्रव अवस्था में आ जाती है भैया, जैसे गैलियम या फिर रूबिडियम या फिर फ्रांशियम या फिर सीजियम। तो कुल मिलाकर 6 हरे कलर से जो गोली लगी हुई धातुएं हैं वो कैसी होंगी आपकी, कैसी होंगी, द्रव अवस्था में। बाकी सारे जो हैं वो कैसी होंगी, ध्यान से देखिएगा भैया, ठोस। ये सब कैसी होंगी, ठोस होंगे। तो ठोस को अपन इससे क्यों लिख रहे हैं, रुको, अरे ठोस के लिए तो अपने पास नया, ये लो, तो ये सब कैसी होंगी,
ठोस होंगी। ये सब आपकी जो है ये कैसी होगी, ये सब जो है वो कैसी होगी, ठोस ठोस ठोस। बात समझ में आ गई? तो कहानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने बड़े शॉर्ट में पर इंपॉर्टेंट तरीके से सारे आपके जो ब्लॉक्स हैं उसको कवर कर लिया है। अब जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम और डीप में जाएंगे, हम ये देखेंगे कि कौन किस प्रकार के क्या बनाता है। भाई यौगिक बनाते तो बढ़िया ये कॉन्सेप्ट था, नोट कर लो। चलो कर लिया, क्या कहते हो? यस सर बोलो यार, मजेदार ये बात है, ठीक है। चलो धातु, अधातु और उपधातु, इस पर हम बात कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। और कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी हम लोग देख चुके हैं कि भैया किस तरीके से आपका जो है, राइट, किस तरीके से आपके जो मेटेलॉइड्स हैं, देखो यहां पर किस तरीके से आपके जो मेटेलॉइड्स हैं, मैं क्या कह रहा हूं, किस तरीके से आपके जो मेटेलॉइड्स हैं वो एक बढ़िया वाली यहां पर सीढ़ी बनाते हैं, और इस सीढ़ी के एक तरफ और इस सीढ़ी के एक तरफ पाई जाती हैं धातुएं और दूसरी तरफ पाई जाती हैं आपकी क्या, अधातुएं। तो इसी को बोलते हैं वो जिग-जैग मोशन या जिग-जैग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। गॉट इट? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। हम बढ़ रहे हैं आगे, और हम आगे किस तरफ बढ़ेंगे, तो भाई हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले अध्याय की तरफ, इस अध्याय के अगले टॉपिक की तरफ। और वो आपको कहां पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। कैसी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो कुछ नहीं खरीदना है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, साथ में आपको देख सकते हो कैसे भैया 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। बात समझ में आ रही? क्या क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड की यदि हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, हिंदी मीडियम के लिए भी मिलेंगे। साथ में हम बात करेंगे ये सारे जो कोर्सेस हैं, ये सारे जो कोर्सेस हैं दे आर अवेलेबल बिल्कुल भैया 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कूपन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई पैकेज आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपकी परीक्षाओं की तैयारी और आपके नॉलेज को लेकर, बात समझ में आ रही है, क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स अगली जो क्लास होगी उसमें हम मजा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल, और बढ़िया वाले जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ो, कमेंट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।